हेलो ऑल। रूस और यूक्रेन के बीच होने वाले युद्ध का आज ये 10वां दिन पहुंच गया। सभी को उम्मीद थी कि ये शायद युद्ध 24 आवर्स या 48 आवर्स में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये युद्ध है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप लोग के दिमाग में कभी भी सेकेंड वर्ल्ड वार या फर्स्ट वर्ल्ड वार की सीन आती हो और आप लोग सोचते हो कि आखिर ये युद्ध 4 साल 5 साल तक किस तरह से चलते रहे, तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल भर या एक सैम्पल है यहाँ पे कि युद्ध इस तरह से होते थे। कहीं कहीं कभी कोई देश किसी पे भारी पड़ रहा है, कभी सेना पीछे हटने लगती थी, कभी फिर वापस से अटैक होता था और एक प्रतिरोध बना रहता था। कई संघर्ष के कई सारे क्षेत्र होते थे, वहाँ पे सेनाएं आपस में भिड़ी रहती थीं और फिर कभी किसी को निर्णायक जीत मिलती थी और कभी वहीं पर उसको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता था। तो इस तरीके से जब कई मोर्चों पर लड़ाई चल रही होती थी तो कहीं कोई जीत रहा होता था, कहीं कोई हार रहा होता था और ये युद्ध सालों साल तक चलता रहता था। तो इस तरीके से इस बात को समझा जा सकता है कि कैसे ये युद्ध इतने लंबे समय तक लड़े जाते रहे हैं। अभी भी अफ़गानिस्तान में भी 10 साल तक युद्ध लड़ता रहा अमेरिका। इसके पहले भी सब 7 ईयर वॉर, 30 ईयर वॉर्स जो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में और यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में जो ये होते रहे हैं, तो इन सब इसका उदाहरण के तौर पर इन्हें देखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर जो रही बात फ्रांस और प्रेजेंट में यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो ये युद्ध अब ख़तरनाक होता जा रहा है। ये युद्ध सिर्फ इन दो देशों के बीच का अब नहीं रहा, ये दुनिया भर के देशों को तनाव पहुंचा रहा है। उसमें भारत भी अछूता नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान को हर दिन एक नई परीक्षा से गुजरना पड़ता है। लगातार 3 बैठकें यूनाइटेड नेशंस की हुई हैं, उसमें यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें भारत ने तटस्थ रूप अपनाते हुए वोटिंग करने से अपने को अलग कर लिया, पहली। दूसरा, यूएनजीए की बैठक हुई, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, उसमें भी भारत ने वोटिंग नहीं की और वहाँ से खुद को तटस्थ रखा। इसके बाद जबकि वो प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव पास हो गया, रूस के खिलाफ इस प्रस्ताव को पास कर लिया गया। इस प्रस्ताव के पास होने का मतलब ये हुआ कि जो भी टेरिटरी रूस द्वारा जीती जा रही है उसे यूनाइटेड नेशंस रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, उसे रूस के अधिकार क्षेत्र के रूप में नहीं मान्यता देगा। तीसरा, अभी यूएनएचआरसी की बैठक हुई, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो उसमें भी भारत ने खुद को अलग रखा और ये तीन बार अपने को तटस्थ रखना ये कई देशों के दिमाग में अब खटकने लगा है। दरअसल अगर ये 48 आवर्स के लिए होता या 72 आवर्स के लिए होता तो भारत के लिए भी आसान था इन चीज़ों से बाइकआउट करना, लेकिन हर दिन के साथ अब कहीं ना कहीं भारत को रूस की कुछ मामलों पर, चाहे ह्यूमन राइट्स के मामलों पर ही सही, आलोचना तो करनी ही पड़ेगी। जबकि भारत अपने रुख को बहुत संतुलित रखना चाहता है, किसी भी खेमे में भारत शुरुआत से नहीं रहा है, तो आज भी वो अपने को किसी भी खेमे में नहीं दिखाना चाहता है। और कहीं ना कहीं ये बात भी है कि रूस के खिलाफ भी भारत नहीं जाना चाहता है। भारत इस समय बहुत ही बैलेंसिंग स्थिति में अपने को रखने की कोशिश कर रहा है। दो बिल्कुल विपरीत विचारधाराओं के बीच में अपने को बैलेंस रखना ये बहुत मुश्किल भरा क्षण है हिंदुस्तान की जो विदेश नीति है उसके लिए, लेकिन फ़िलहाल भारत उसमें सर्वाइव कर रहा है खुद को। लेकिन इस पूरे युद्ध के बारे में अगर हम थोड़ा सा और ध्यान दें तो एक टर्म बार बार आता है, वो है नेटो। ये आखिर नेटो क्या है? नेटो आखिर क्यों इस तरह से युद्ध के बीच में नेटो का बार बार जिक्र आता है? हर बार ये लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं नेटो है। एक बात और भी है, दुनिया भर के तमाम जो युद्ध से संबंधित जो एक्सपर्ट्स थे उनकी राय थी कि यूक्रेन 48 से 78 आवर से अधिक सर्वाइव नहीं कर सकता, लेकिन यूक्रेन लगातार अभी 10वें दिन भी लड़ रहा है। उसकी फाइटिंग स्पिरिट को देखकर ये लग रहा है कि क्योंकि लोगों का जज्बा तो वहाँ पर है, लेकिन ये जज्बा कहीं और से भी आ रहा है, लॉजिस्टिक्स कहीं से दूसरी जगह से प्रोवाइड हो रहे हैं। अब ऐसा लगने लगा है जैसे ये वॉर छुपे हुए रूप में कोई और लड़ रहा है। तो कुल मिलाकर अभी भी ये कॉन्फ्लिक्ट जारी है, 10वां दिन हो गया है। हालांकि रूस धीरे धीरे अपनी बढ़त बनाता जा रहा है, उसने कई सारे इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया है। जो 2 इलाकों को उसने, लुहांसक और दोनेत्स्क को उसने स्वतंत्र देश घोषित किया था, उनके अतिरिक्त अब वो खेरासान, उससे लगा हुआ इलाका है जापोरिजिया, जहाँ पे परमाणु संयंत्र है, अभी उस पर भी उसने हमला भी किया है, उसे भी ऑक्यूपाई कर लिया है। उसके बाद है दोनेत्स्क
खारकीव, ओडिशा, सुमी, चर्निहिव एंड कीव। तो ये सारे जो इलाके हैं इन सब की तरफ रूस तेज़ी से बढ़ रहा है और जो राजधानी है कीव वहाँ पे वो सेना लगभग पहुँचने वाली है। 64 किलोमीटर लंबा काफिला लगातार सैटेलाइट से वो डिटेक्ट किया जा रहा है और वो धीरे धीरे बढ़ते हुए कीव के दरवाजे तक पहुँच चुका है। ऐसा भी खबरें आ रही हैं कि ज़ेलेंस्की देश छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन अब ये प्रोपेगेंडा वार भी हो सकता है और ये सच्चाई भी हो सकती है। अभी इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। लेकिन हम फिर से वापस लौटते हैं कि आखिर ये जो नेटो है, ये नेटो कौन सी ऐसी चीज़ है जो लगातार हर जगह नेटो उपस्थित रहता है अदृश्य रूप में भी। तो ज़रा हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि नेटो आखिर क्या है। नेटो का उभार अगर हम देखें तो ये इसकी जड़ें फर्स्ट वर्ल्ड वार से हम जुड़ी मान सकते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार एक ऐसा टाइम था जब रूस की सेनाएं लड़ रही थीं मित्र देशों के साथ और वहाँ की जनता ने रिवॉल्ट कर दिया। 1917 में रूस में साम्यवादी या बोल्शेविक क्रांति हुई। मार्च के महीने में क्रांति हुई। मार्च के महीने में वहाँ पे जो ज़ारशाही का अंत हुआ, बहुत भीषण खूनी क्रांति हुई, ज़ारशाही का अंत हुआ। ज़ार जो थे वहाँ के जो उसको परिवार सहित ख़त्म कर दिया गया। केरेंस्की की सत्ता आई, लेकिन वो सत्ता उस चीज़ को नहीं दे सकी जिसके लिए जनता ने वहाँ पे क्रांति की थी। उसके बाद वहाँ पे ट्रॉट्स्की और लेनिन, व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में अक्टूबर में एक नई क्रांति हुई, इसे अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। नवंबर आते आते वहाँ पर एक नई सरकार आकार लेने लगी और लेनिन के नेतृत्व में वहाँ पर एक नए नेतृत्व का उदय हुआ। व्लादिमीर लेनिन 1919 से 1924 तक उन्होंने वहाँ पे अपनी नीतियों को लागू किया और जनता को उसके अधिकारों को दिलाने की पूरी कोशिश की। उसके बाद वहाँ पर सत्ता परिवर्तन होता है और दूसरे जो नेता आते हैं उनका नाम था स्टालिन। स्टालिन भी उसी तरीके से उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए पंचवर्षीय जो 5 ईयर प्लान है वो उन्होंने आगे वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। इसके पहले जो संधि हुई जर्मनी के साथ, जब वो युद्ध से निकले तो उस समय एक बहुत ही अपमानजनक संधि उन्हें करनी पड़ी जर्मनी के साथ। उस संधि में 2-3 बातें थीं कि आपको वो सारे इलाके छोड़ने पड़ेंगे जो आपने अभी तक जीते हैं, और दूसरा, आप यूरोपियन कंट्रीज़ में कहीं पर भी आप साम्यवाद का प्रसार नहीं करेंगे। तो इस तरीके से रूस ने खुद को एक आयरन कर्टेन में अपने को बंद कर लिया। एक जैसे लोहे का जाल होता है, उस जाल के अंदर खुद को बंद कर लिया। अंदर क्या हो रहा है, ये बाहरी दुनिया से अपने संपर्क को पूरी तरह से ख़त्म कर लिया। 1924 में जब ब्रिटेन में लेबर गवर्नमेंट आई सत्ता में, तो उसने पहली बार रिकॉग्नाइज़ किया इस सरकार को, अदरवाइज़ रिकॉग्निशन ही नहीं मिला था साम्यवादी सरकार को। इसके बाद फिर अमेरिका ने 1933 में जाकर रशियन गवर्नमेंट को रिकॉग्निशन दिया और इसके साथ व्यापार और सारी चीज़ें आगे बढ़ाई गई। कुल मिलाकर रूस अपने रास्ते पर तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि सेकेंड वर्ल्ड वार फिर से आने वाला है। 1919 में जिस तरह से संधियाँ हुई थी, वार्साई की संधियाँ बहुत ही अपमानजनक संधियाँ हुई थी। जर्मनी के अंदर इस बात का बहुत तेज़ी से गुस्सा भरा हुआ था। एक लाइन जो बार बार रिपीट होती है कि ना भूलेंगे ना माफ़ करेंगे, ये लाइन वहीं से निकली हुई लाइन है। इसको आजकल लगभग हर जगह कॉपी मारा जा रहा है। जहाँ भी कोई बात होती है, अभी इन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी ये बात बोली है, ना भूलेंगे ना माफ़ करेंगे। उन्होंने जो बाइडन जी ने भी अभी कुछ दिन पहले ही बोला था, ना भूलेंगे ना माफ़ करेंगे। तो कुल मिलाकर ये बहुत ही एक प्रचलित वाक्य हो गया है। लेकिन ये कहाँ से आया है? ये जब जर्मनी में वार्साई संधि हो रही थी, वार्साई के महलों में जर्मनी के साथ बहुत ही अपमानजनक संधि हुई और वहाँ पर जब उन प्रतिनिधियों को बुलाया गया तो सर नीचे करके ये प्रतिनिधि जब अंदर घुस रहे थे तो लोगों ने इनके ऊपर पत्थर फेंके, थूका और मारा। इसके बाद जब इनसे ये नहीं कहा गया कि शर्त ये है, देखिए आप इसको समझिए। इनसे सिर्फ ये कहा गया कि आप इस पे सिर्फ सिग्नेचर करिए और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ तक कि पढ़ने का भी पर्याप्त मौका नहीं दिया गया। इन्होंने सिग्नेचर किया। जैसे ही इन्होंने सिग्नेचर किया उस संधि पर, तो वहाँ पे तोप के गोले दागे गए। दुनिया भर के समाचार पत्रों में और विचारकों ने, इतिहासकारों ने इस बात की पे विश्लेषण किया
कि आखिर जब हम शांति की बात करने बैठे हैं तब हमें तोप के गोले आखिर क्यों दागे गए? क्या ये शांति के लिए थे या फिर ये अगले युद्ध का शंखनाद था? और उनकी आशंका कहीं न कहीं सच साबित हुई। ठीक 20 वर्षों बाद 1919 के ठीक 20 सालों बाद 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। अब जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया तो ऐसे में क्या हुआ कि फिर से एक बार जर्मनी ने रूस पे अचानक से हमला किया और रूस को ना चाहते हुए भी इस युद्ध में शामिल होना पड़ा। शामिल होने के बाद वही कहानी, रूस का साम्यवादी जो नेचर था, इसकी वजह से कहीं ना कहीं ब्रिटेन और अमेरिका इससे खार खाए बैठे हुए थे। हिटलर और रसिया को लड़ते हुए देखकर इन लोगों ने उस मोर्चे पर मदद नहीं भेजी स्टालिन के, जहां लड़ रहा था स्टालिन, और वहां पर इन लोगों ने ये समझा कि कहीं ना कहीं ये दोनों ही आपस में लड़ें और इन दोनों की शक्ति कमज़ोर हो। ये जो नज़रिया था अमेरिका का, ये पहले से रहा है, आज भी वही उसी चीज़ पर कायम है। आज भी वो यूक्रेन में जो खेल खेल रहा है उस तरह का वैसा ही है कि इससे नुकसान कहीं ना कहीं सामने वाले दोनों को होगा। नुकसान होगा यूक्रेन को और उसमें शक्ति कमज़ोर होगी रशिया की। ये चीज़ चलती रही। स्टालिन के दिमाग में ये बात बहुत खटक रही थी कि आखिर मैं मदद के लिए लगातार बोल रहा हूँ और मुझे सालों साल तक कोई मदद उपलब्ध नहीं कराई गई, मेरे बहुत सारे सैनिक मरे। उसके बाद 1945 में जैसे ही वॉर ख़त्म होता है, स्टालिन ने इस बात का अनाउंस कर दिया कि अब हम दुनिया भर में साम्यवाद का प्रचार करेंगे, क्योंकि अब हमारे ऊपर से उस बात का बाउंडेशन ख़त्म हो चुका है कि हम दुनिया में इसका प्रसार नहीं करेंगे और हमारा कोई सहयोग भी करने वाला नहीं है। उन्हें ये समझ में आ गया था कि हम अकेले हैं इस क्षेत्र में और हमें अपने सहयोगियों को बढ़ाना होगा। इस बात से पश्चिमी देश इतने सशंकित और इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने अपना एक सैन्य संगठन बनाना प्रारंभ कर दिया, और यही सैन्य संगठन 1949 में नेटो के रूप में सामने आया, जिसे बोला गया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस समेत नीदरलैंड, नॉर्वे और इस तरह के देशों को मिलाकर लगभग 20 देशों का समूह था ये, जिसमें अमेरिका भी था, और इन्होंने एक संगठन बनाया जिसे बोला गया नेटो। अब ये नेटो जब बन गया तो नेटो ने क्या किया कि नेटो रूस के खिलाफ ही बनाया गया। इसका सीधा सीधा इसमें लिखा गया कि ये रूस के खिलाफ बनाया हुआ सैन्य संगठन है, और अगर इन देशों में किसी के ऊपर भी रशिया सैन्य शक्ति का प्रयोग करता है तो ये सारे देश मिलकर रूस के ऊपर हमला करेंगे। अब इन सब चीज़ों के बाद जब रूस को भी समझ में आया कि हमें भी अपनी कुछ सैन्य शक्ति बढ़ानी होगी, तो रूस ने वार्सा पैक्ट किया। उसमें अपने जो बोल्शेविक या साम्यवादी सोच के जो देश थे, जो विचारधाराओं के देश थे, उनको उसने शामिल किया, और यहाँ पर उन्होंने एक साम्यवादी ब्लॉक बनाया जिसे बोला गया वार्सा पैक्ट। ये 1955 में हुआ। उसके बाद दोनों ग्रुपों की तरफ से एक शीत युद्ध का सिलसिला चल निकला। इस पर हम लोग बात करेंगे, कभी बहुत अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि इसे बहुत शॉर्ट में नहीं समझाया जा सकता। फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा एक ओवरव्यू देते हुए चलते हैं कि 1962 में क्यूबा एक देश था जहाँ पर जो आज की सिचुएशन है वही सिचुएशन कभी वहाँ पर उत्पन्न हुई थी। तब वहाँ पर अमेरिका ने किस तरह रिएक्ट किया था और आज रसिया किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, इस पर जरा बात करते हैं। वहाँ पर रसिया ने अपने परमाणु मिसाइल लगा दी क्यूबा में, और इस बात की जानकारी अमेरिका को मिसाइल लगने के 2 हफ्ते के बाद हुई। अमेरिका बुरी तरह से बौखला गया कि आखिर उसके कॉन्टिनेंट में रसिया की मिसाइल इतने करीब तक आ गई है जिससे कि उसके सारे जो शहर हैं, जो भी उसकी सिटी हैं, वो सारे रसिया के निशाने पर आ गए हैं। रसिया ने पूरी तरह से क्यूबा की घेरेबंदी कर दी, और कोई भी जो शिप आने वाले थे रशिया की तरफ से उनको आने से रोक दिया, ब्लॉकेट कर दिया। ये ऐसा लगा, आज की जैसी समस्या बन गई थी कि अगर रसिया ने रिएक्ट कर दिया तो ये वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, तीसरा वर्ल्ड वॉर निश्चित था। लेकिन रसिया ने वहाँ पे धैर्य से काम लिया और उसने उस तरह की किसी भी परिस्थिति को पैदा होने से पहले ही अपने को कंट्रोल किया जिससे थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति पैदा हो जाए। वहाँ पर रसिया ने धैर्य का परिचय दिया और अमेरिका एग्रेसिव हो गया था। लेकिन जब यूक्रेन की स्थिति आती है तो यूक्रेन में अमेरिका पीछे नहीं हटा। एक बार भी इस ब्लॉक के देशों के मुंह से ये नहीं निकला कि हम नेटो का सदस्य नहीं बनाएंगे, कि रसिया को नेटो खटकता है। क्यों खटकता है ये ज़रा जानते हैं आगे।
62 में जब ख्रुश्चेव थे तो उस समय ये मिसाइल संकट किसी तरह से सुलझाया गया। फिर ब्रेज़नेव आए और उसके बाद गोर्बाचेव आए। गोर्बाचेव ने अपने देश में सुधारों की प्रक्रिया को इतना तेज़ कर दिया, क्योंकि वो पूरी तरह से दुनिया भर से कटा हुआ था रशिया, वहाँ पे कई तरीके की आज़ादी नहीं थी। गोर्बाचेव ने इसे पश्चिमी तौर पर, पश्चिमी ढंग से यहाँ पर भी स्वतंत्रता देने के लिए पेरेस्ट्रोइका एवं ग्लासनोस्त, ये 2 तरीके की पॉलिसी वहाँ पे चलाई गई। पेरेस्ट्रोइका का मतलब था पुनर्गठन, ग्लासनोस्त का मतलब खुलापन। खुलापन और पुनर्गठन ये 2 शब्दावली थी और इन दोनों को ही वहाँ पे इस्तेमाल किया गया कि वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के लोगों जैसा आप चाहें अपना जीवन जी सकते हैं, जिस तरीके से आप चाहें अपना बिजनेस कर सकते हैं। एक तरीके से पुनर्गठन, रिकॉन्स्ट्रक्शन एंड ओपननेस, खुलापन दिया गया वहाँ पे, मीडिया को दिया गया। तो मीडिया संस्थानों ने खूब बहुत सारा कुछ लिखना शुरू किया और धीरे धीरे वहाँ पे जागृति फैली और इतनी स्वायत्तता मिल गई कि कुछ देश खुद को आज़ाद समझने की स्थिति में आ गए, जिनमें से एक यूक्रेन भी था। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1989 में एक ऐसा दिन आया जिस दिन जो जर्मनी का विभाजन हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वार में, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी में, उसमें दीवार को ढहा दिया गया और जर्मनी का एकीकरण हो गया। ये एक बहुत बड़ा दिन था, बहुत ऐतिहासिक दिन था। रूस खुले मन से दुश्मनी को भुलाना चाहता था, पश्चिमी देशों के साथ अपने आप को एक आत्मसात करना चाहता था। उसने पहल की और उसने उस चीज़ को स्वीकार किया, लेकिन उसने उसी समय 1989 में ही अपने वार्सा पैक्ट, जो कि उसने नेटो के खिलाफ बनाया था, उसको समाप्त घोषित कर दिया। तो एक ब्लॉक ख़त्म हो गया। अब जिम्मेदारी थी दूसरे ब्लॉक को इस चीज़ में खुद को पीछे करने की और इस तरह के कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जैसी जो ब्लॉक्स बनाए गए थे उन्हें तोड़ने की। लेकिन मैटर यहीं से शुरू होता है कि अमेरिका ने नेटो को समाप्त नहीं किया। अमेरिका आज भी नेटो को बढ़ाता जा रहा है। इसके अतिरिक्त अमेरिका ने एक और जो काम किया जो रूस को बहुत बुरा लगा, वह था पोलैंड, चेक रिपब्लिक और हंगरी का नेटो देशों के रूप में मेंबर बना देना। ये तीनों देश सोवियत संघ का हिस्सा थे और अब ये तीनों देश नेटो के सदस्य बन गए। इस बात की बहुत गंभीर शब्दों में आलोचना की गई। बोरिस येल्सिन उस समय थे वहाँ के राष्ट्रपति और उन्होंने इसको बहुत ही गंभीर कदम बताया। उन्होंने कहा कि नेटो का पूरब की तरफ फैलाव ये एक बहुत ही बड़ा सुरक्षा मुद्दा है और इस तरह से चीज़ें होनी नहीं चाहिए। ये 1997 की बात है। लेकिन अमेरिका इस चीज़ से बेखबर और आज भी वो नेटो का फैलाव करता जा रहा है। रूस इस बात को लेकर अब आशंकित है कि भविष्य में अगर नेटो का फैलाव होता रहा और वो मेरे बॉर्डर के करीब आता रहा तो ये इससे मेरी सुरक्षा को बहुत गंभीर खतरा है। पूरे यूक्रेन और रशिया वार में एक बात पे सारा युद्ध हो गया। एक बात की श्योरिटी यूक्रेन को देनी थी कि हम नेटो के सदस्य नहीं बनेंगे, या फिर यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की तरफ से इस बात की श्योरिटी दे दी जाए कि हम नेटो का सदस्य यूक्रेन को नहीं बनाएंगे। सिर्फ इतनी सी बात ना तो वहाँ के राष्ट्रपति के मुंह से निकल पा रही है, ना अमेरिका के मुंह से निकल पा रही है, ना ही यूरोपियन यूनियन के मुंह से निकल पा रही है। सिर्फ ऐसा सिनेरियो तैयार हो रहा है कि रूस बहुत ही बदनाम, बुरा और बहुत ही गलत देश है जो कि हमला कर रहा है और सारी दुनिया इस बात को देख रही है कि वहाँ पे बहुत बुरा हो रहा है। नो डाउट युद्ध हो रहा है, वहाँ पे लोग मर रहे हैं, वहाँ पे समस्याएं हो रही हैं, लेकिन जब हम कभी किसी नतीजे पर पहुँचना चाहते हैं तो कई सारी बातों को हमें देखना पड़ता है और इस बात को देखना पड़ता है कि आज की जो चीज़ें हो रही हैं उनकी जड़ें कहाँ पर हैं। अगर हम इस तरह से युद्ध अपराधी बनाना शुरू करें तो बहुत सारे युद्ध अपराधी हमें मिलेंगे। अफ़गानिस्तान में जितने लोग मारे गए, इराक़ में जितने लोग मारे गए, ईरान में जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, दुनिया भर के वियतनाम में किस तरह से लड़ाई हुई है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं भविष्य के गर्त में, किस देश, कौन सा देश कितना दोषी है, ये बातें फिर बहुत आगे तक जाने वाली हैं। इसलिए इन बातों के बजाय अभी की ज़रूरत है कि ये युद्ध किसी तरह से समाप्त हो और इस युद्ध का समाप्त होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इससे लगातार मानवता का विनाश हो रहा है। ये युद्ध जितना ज़्यादा दिन तक अभी आगे बढ़ता रहेगा उतना ही ज़्यादा ह्यूमैनिटी का नुकसान है। देश जीतेंगे, हारेंगे, लेकिन
सबसे अधिक अगर कोई हार रहा है तो मानवता हार रही है, इंसानियत हार रही है। धन्यवाद।